नमस्कार। आज हम साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को, अध्येताओं को ये जानना चाहिए कि साहित्य क्या है। साहित्य सै प्लस हित से बना है। सबसे पहले सै प्लस हित को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वाक द्वारा, भाषा के माध्यम से जो कुछ भी कहा जाता है उसे वाङ्मय कहते हैं। और संस्कृत में जो भी वाङ्मय है और वो वाङ्मय में जो रमणीय वाङ्मय है वो रमणीय वाङ्मय साहित्य है। संस्कृत में वाङ्मय के दो भेद हैं, एक है शास्त्र और एक है काव्य। शास्त्र वो है जो रमणीय नहीं है और काव्य वो है जो रमणीय है। काव्य में जो साहित्य शामिल होता है वो भाव का साहित्य होता है। संस्कृत में काव्य और साहित्य दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। शब्द और अर्थ के बीच जब भाव सुंदरता के रूप में गुंथ कर आता है तब साहित्य की या काव्य की सृजना हो जाती है। अब आते हैं सै प्लस हित। सै प्लस हित के दो अर्थ हैं। हित का अर्थ होता है कल्याण। एक अर्थ होता है जब कल्याण के साथ कोई रचना लिखी जाती है तो उसे साहित्य कहते हैं। दूसरा होता है सहित माने संपूर्णता। ऐसी रचना जिसमें संपूर्णता का भाव हो उसे साहित्य कहते हैं। जीवन का लक्ष्य ही पूर्णता है, संपूर्णता है, और साहित्य उसी संपूर्णता की ओर लेके चलता है। भामह ऐसे लिखते हैं, शब्दार्थो सहितो काव्य। अपने ग्रंथ काव्यालंकार में उन्होंने लिखा है शब्दार्थो सहितो काव्य, यानी शब्द और अर्थ की ऐसी रचना जो कल्याण या हित की बात करे, कल्याण या हित को साधती हो, उसे ही साहित्य कहते हैं। इसी प्रकार भामह की सबसे इस प्राचीन परिभाषा में साहित्य शब्द पहली बार आया और उसके बाद ये साहित्य ही काव्य के साथ जुड़ता चला गया। आगे चलकर दंडी ने, जो आचार्य दंडी है संस्कृत के, उन्होंने भी साहित्य की परिभाषा दी। उन्होंने लिखा कि शरीर तावद इष्टार्थ व्याच्छिन्न पदावली। काव्यादर्श में उन्होंने कहा कि काव्य का शरीर तो इष्ट, जो जरूरत के हिसाब से इच्छित जो है वो पदावली है, और वो जो पदावली है उसी से ही साहित्य अर्थ देता है। इष्ट का अर्थ यहाँ अपेक्षित है, चाहिए। आचार्य वामन है संस्कृत के, उन्होंने भी अपना एक सिद्धांत दिया है। उस सिद्धांत को रीति सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा बताते हुए, रीति रात्मा काव्य से ऐसे कहते हुए, रीति को विशिष्ट पदों से युक्त बताते हुए और उसी को काव्य की आत्मा बता दिया है। आचार्य मम्मट हुए हैं और उनकी जो परिभाषाएं हैं वो बहुत विशिष्ट हैं। और आचार्य मम्मट ने कहा है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः कवापि। अर्थात ऐसी कोई रचना जो शब्द और अर्थ से युक्त हो, जिसमें गुण हो परंतु अलंकार उसमें हो या ना हो, परंतु दोष ना हो, ऐसी रचना को हम काव्य कह सकते हैं, साहित्य कह सकते हैं। इसी प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने, उन्होंने जो काव्य की परिभाषा दी है वो बहुत सरल है, बहुत आसान है। उन्होंने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। यहाँ जो रस है उसके अर्थ विशिष्ट संदर्भ में है। रस का अर्थ आनंद है। आनंद तीन प्रकार के हो सकते हैं।
एक आनंद विषयानंद है जो संसार की चीजों को भोगने, खाने, पीने, पहनने से आता है, वो निचली कोटि का आनंद है। एक सबसे ऊंचा आनंद है ब्रह्मानंद, जो परमात्मा के साथ साक्षात्कार, भक्ति और उससे लीन होने में आता है, वो सबसे ऊंची कोटि का आनंद है। और दूसरा आनंद काव्यानंद या साहित्यानंद है, वो मध्यम कोटि का होते हुए भी परमानंद का जो ब्रह्मानंद जो आनंद है उसके बराबरी करता है। इसलिए कहते हैं जो साहित्यानंद है, काव्यानंद है, वो ब्रह्मानंद सहोदर है, ब्रह्मानंद के भाई जैसा है। तो इस प्रकार ये जो आनंद है जो ब्रह्मानंद सहोदर है, इस तरह का आनंद जिसमें आ जाए, जिस शब्द और अर्थ में, उसी शब्द और अर्थ को ही हम काव्य कहेंगे। जगन्नाथ रत्नाकर हुए हैं, उन्होंने कहा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम। ऐसा शब्द और अर्थ जिसमें जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादक हो, रमणीय मन आनंद के अर्थ का प्रतिपादक, कोई भी शब्द और अर्थ जिसको पढ़ने सुनने से रमणीयता आ जाए, आनंद आ जाए, उस आनंद के कारण ही जो है वो साहित्य बन जाता है। इस प्रकार ये संस्कृत के आचार्यों ने साहित्य की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल संस्कृत के आचार्यों ने ही साहित्य की परिभाषाएं दी हैं। हिंदी के आचार्यों ने भी साहित्य की परिभाषाएं दी हैं, जिनमें पंत ने कहा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। मतलब व्यक्ति जब परिपूर्ण होता है, उस परिपूर्ण होने की जो आवाज निकलती है वो कविता है। प्रेमचंद कहते हैं कविता जीवन की आलोचना है। जो जीवन है और उस जीवन के बारे में हम जब गुण दोषों के बारे में बात करते हैं, वही काव्य है, वही कविता। इसी तरह से धूमिल कहते हैं कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति आदमी कब बनता है, जब उसे कविता के अंदर वो उतर जाता है, समझ आता है। प्रसाद के अनुसार प्रसाद भी कविता के बारे में अपनी परिभाषा देते हैं। आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति ही काव्य है, ऐसा प्रसाद जी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो काव्य की परिभाषा है वो बहुत विशिष्ट है, वो हमको जाननी चाहिए। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, आत्मा जब मुक्त होती है उसको कहते हैं कि ज्ञान हो गया, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और इस रस दशा की प्राप्ति के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे ही कविता कहते हैं। मतलब व्यक्ति हृदय की मुक्तावस्था के लिए जो प्रयास करता है वो कविता है। हृदय का खुलापन अर्थात कविता है। इसी प्रकार अंग्रेजी के जो विद्वान हुए उन्होंने भी कविता और साहित्य की परिभाषाएं दी हैं। जैसे वर्ड्सवर्थ है, उन्होंने कहा है कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, जो शक्तिमती सहज भावनाओं का उच्छलन है कविता। इसी प्रकार कविता जो है वो बेस्ट ऑर्डर ऑफ बेस्ट वर्ड्स, शब्दों का सही क्रम, सही शब्दों का सही क्रम है, जीवन की आलोचना है। ऐसे प्रकार बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरह से काव्य की परिभाषा देने की कोशिश की है। असल में साहित्य क्या है? साहित्य जीवन की एक छवि है। जैसे जैसे मनुष्य अपने जीवन को किसी दूसरे रूप में देखना चाहता है,
जब अपनी सुख दुख या गलती या कमजोरियों को किसी दूसरे पर्दे पर उतारना चाहता है, उस पर्दे या उस पृष्ठ का नाम ही साहित्य है। और उसके द्वारा ही वो अपने जीवन में और अपनी गलतियों को सुधारता चलता है। फिर आप उसको कह सकते हैं कि वो मानवता की ओर परिष्कृत होता चला जाता है, जीवन उसका ठीक होता चला जाता है या विकास की ओर बढ़ता चला जाता है, जैसा भी आप